जय हिंद दोस्तों, मैं राजकुमार आप सभी का स्वागत करता हूं ज्ञानपीठ जीके पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, उत्तर प्रदेश वीडियो री एग्ज़ाम 2023 जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है, उसमें जीके की मॉक टेस्ट श्रृंखला जो हमने शुरू की थी, उसी में एक और मॉक टेस्ट में लेके आया हूं वीडियो री एग्ज़ाम के लिए। 50 प्रश्न हैं इसमें। चलिए अभ्यास करते हैं इन 50 प्रश्नों का। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर क्या कहता है दोस्तों? पहला प्रश्न क्या कहेगा? वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 के अनुसार 180 देशों की सूची में भारत को कौन सा स्थान मिला है? दोस्तों, जो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स आया है, भारत का स्थान जो है ना वो 161वां है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, 161वां। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। दोस्तों, मैं बात करूं यहाँ पे वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की, इसको कौन देता है? इसको रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर नाम की एक संस्था देती है, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर। और ये संस्था आपकी कहाँ पर है? पेरिस बेस्ड है, इसका मुख्यालय पेरिस में है, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। ठीक है, याद रखिएगा। दोस्तों, क्या आपको पता है कि हमारे लोकतंत्र का चौथा आधार किसको बोलते हैं? लोकतंत्र की चौथी सत्ता किसे कहा जाता है? तो प्रेस को लोकतंत्र की चौथी सत्ता कहा जाता है। याद रखना, ये क्वेश्चन बहुत आता है। चौथी सत्ता किसे कहा गया है? तो प्रेस को लोकतंत्र की चौथी सत्ता कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत में जीएसटी कब लागू हुआ था? दोस्तों, भारत में गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था। सही जवाब है आपका ऑप्शन सी। दोस्तों, जीएसटी किस प्रकार का कर है? एक अप्रत्यक्ष कर है। जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है और भारत में एक समिति बनी थी इसके लिए, विजय केलकर समिति। और विजय केलकर समिति की सिफारिश पर भारत में जीएसटी को लागू किया गया है, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, भारत ने जो जीएसटी मॉडल अपनाया वो कौन से देश का अपनाया है? तो कनाडा का जीएसटी मॉडल भारत ने अपनाया है, ये भी आप याद रखिएगा। और जीएसटी के बारे में एक चीज़ आप और याद रखें, भारत में जो जीएसटी है ना, इसके लिए 101वां संविधान संशोधन अधिनियम लाया गया था। ठीक है, 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016। क्लियर दोस्तों, क्या आपको पता है कि दुनिया में सबसे पहले जीएसटी किस देश में लागू हुआ था? फ्रांस में। दुनिया का पहला देश फ्रांस था जिसने जीएसटी को लागू किया था। और जीएसटी परिषद में कितने मेंबर होते हैं? 33 मेंबर होते हैं। और जीएसटी परिषद का अध्यक्ष हमेशा भारत का वित्त मंत्री होता है। ठीक है, भारत में जीएसटी कब लागू हुआ? 1 जुलाई 2017। 1 जुलाई को जीएसटी दिवस भी होता है। नेक्स्ट है, स्त्रियों की ध्वनि पतली होती है, क्यों होती है? दोस्तों, स्त्रियों की ध्वनि पतली होने का मतलब है कि उनकी जो आवाज़ है, उनकी जो वॉइस है, उसका तारत्व अधिक होता है। तो सही जवाब है, स्त्रियों की ध्वनि का तारत्व अधिक होता है, इसीलिए उनकी जो ध्वनि है वो पतली होती है, जबकि पुरुषों का तारत्व ज़्यादा होता है। तारत्व जितना ज़्यादा होगा, आवाज़ उतनी मोटी होती है। ठीक है दोस्तों, क्या आपको पता है कि हमारे गले में वह स्थान कौन सा जहाँ से ध्वनि बनती है? अगर आपसे पूछा जाए कि हमारे गले में कौन से स्थान को वोकल बॉक्स कहा जाता है, तो लैरिंक्स। याद रखिएगा, लैरिंक्स वो जगह है जहाँ से आवाज़ का फॉर्मेशन होता है, और लैरिंक्स को कंठ बोलते हैं। ठीक है, आवाज़ का फॉर्मेशन कंठ से होता है। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। ठीक है, क्या कहता है? इसमें कुछ घटनाएं लिखी गई हैं इतिहास की और इनके बारे में आपसे पूछा गया है। दोस्तों, पहला है आपका मार्ले मिंटो सुधार। मार्ले मिंटो सुधार क्या कहता है? दोस्तों, जो मार्ले मिंटो सुधार है ना, ये पृथक निर्वाचन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? पृथक निर्वाचन की बात करते हैं। तो इसको देख लेते हैं एक बार, कैसे मिलाएंगे इसको, चलो ऐसे लिख लेते हैं। मार्ले मिंटो सुधार ये पृथक निर्वाचन की बात करते हैं। साइमन कमीशन जो आया था, इसके ऑप्शन वो देख लेते हैं मिलाने का। और साइमन कमीशन जो आया था, ये आपका असहयोग आंदोलन, देशव्यापी आंदोलन हुए इसमें, तो ये बी हो जाएगा आपका। और चौरी चौरा कांड असहयोग आंदोलन के दौरान हुआ था। ठीक है, उसके बाद में आपका दांडी मार्च नमक का अवैध निर्माण के कारण हुआ था। तो इसको हम किस तरह से इसको छोटा कर लेते हैं, इस तरह से। क्वेश्चन को आपको थोड़ा और समझने में आसानी हो जाएगी। अब सही है। ठीक है, देखो, मार्ले मिंटो सुधार ये मैंने कि पहला वाला 3 से मेल खाता है, क्योंकि ये किसके लिए था? सांप्रदायिक निर्वाचन के लिए। साइमन कमीशन जो आया था, ये देशव्यापी आंदोलन हुए इसके लिए। और चौरा चौरी कांड ये असहयोग आंदोलन का ही एक भाग है, यानी कि दूसरा। और चौथा है आपका दांडी मार्च नमक के अवैध निर्माण के लिए। तो इसका होगा 3 1 2 4, 3 1 2 4। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही जवाब आपका ऑप्शन बी। अच्छा, आप इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। यहाँ पे लिखा गया चौरी चौरा कांड।
हाँ, इसके बारे में आप एक चीज़ याद रखना, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश में हुआ था 4 फरवरी को 1922 में। तो 4 फरवरी 1922 को चोरा चोरी कांड उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में हुआ था। ठीक है, जब एक गुस्साई भीड़ ने, जो क्रांतिकारियों की भीड़ थी, इसने एक थाने में आग लगा दी थी और जिससे पुलिस वाले मारे गए थे। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन संख्या 5 क्या कहता है? क्वेश्चन संख्या 5, क्वेश्चन संख्या 5 क्या कहा गया है? भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का कार्य कौन करता है? भारत में राष्ट्रीय आय की गणना जो करता है ना दोस्तों, वो करता है आपका केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। ठीक है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। दोस्तों, राष्ट्रीय आय का दूसरा नाम क्या होता है? NNP एट फैक्टर कॉस्ट। NNP एट फैक्टर कॉस्ट, नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो इसे राष्ट्रीय आय को कहा जाता है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि भारत की राष्ट्रीय आय की गणना सबसे पहले किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने। दादा भाई नौरोजी ने भारत में सबसे पहली बार राष्ट्रीय आय के बारे में बताया था 1867 में। और नौरोजी की किताब याद रखिएगा, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, जैसे अगर क्वेश्चन आए कि भारत में जो CSO है यानी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन और NSSO है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, इसको मिलाकर अब क्या बना दिया गया है? इसको मिलाकर NSO बना दिया गया है। 2019 में ये घटना घटी थी, याद रखिएगा। CSO और NSSO को मिला के NSO बना दिया 2019 में। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे लिखा गया रिजर्व बैंक। रिजर्व बैंक जो है इसकी स्थापना कब हुई है? 1 अप्रैल 1935 को। हिल्टन यंग जो कमीशन आया था उसकी सिफारिश पर RBI 1 अप्रैल 1935 को बना। याद रखिएगा, RBI जो है भारत में, RBI भारत में जो है ये मुद्रा का विनियमन करता है, विदेशी मुद्रा भंडार का संरक्षण है। ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा। और RBI कभी भी 1 रुपये का नोट नहीं छापता। ठीक है दोस्तों, RBI का मुख्यालय मुंबई में है। नेक्स्ट आपका समभारिक क्या होते हैं? दोस्तों, समभारिक मतलब समान भार वाले ऐसे परमाणु जिनमें क्या होगा? ऐसे परमाणु जिनमें द्रव्यमान समान होता है और असमान परमाणु क्रमांक होता है, यानी कि ऑप्शन ए और बी दोनों। देखो, समान परमाणु द्रव्यमान और असमान परमाणु क्रमांक, यानी कि डी वाला इसका सही जवाब है। नेक्स्ट आपका बिजली का फ्यूज तार किसका बना होता है? दोस्तों, बिजली का फ्यूज तार तांबा और टिन की मिश्र धातु का बना होता है। और फ्यूज तार जो होता है ना, ये उच्च प्रतिरोध वाला होता है या निम्न गलनांक वाला? इसका गलनांक निम्न होता है। फ्यूज तार का गलनांक निम्न होता है, ये आप याद रखिएगा। फ्यूज तार का गलनांक निम्न होता है। ठीक है दोस्तों, तो लेड और टिन की मिश्र धातु से बनता है, तांबा और टिन की मिश्र धातु से बनता है फ्यूज तार, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपका DNA का प्रमुख कार्य क्या है? दोस्तों, DNA का प्रमुख कार्य जो होता है ना, वो आनुवांशिक क्रियाओं का संचालन करना होता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। ठीक है दोस्तों। अच्छा, DNA में कौन सी शर्करा पाई जाती है? DNA में जो पाई जाती है वो डीऑक्सीराइबोज शर्करा पाई जाती है। ठीक है, और DNA क्या द्वि संरचना थी, द्वि कुंडली मॉडल किसने बताया था? तो DNA की द्वि संरचना मॉडल वाटसन और क्रिक ने बताया है। वाटसन और क्रिक, याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, वाटसन और क्रिक ने बताई थी DNA की द्विकुंडली संरचना। क्लियर दोस्तों। चलिए, लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किसमें निहित है? दोस्तों, कल्याणकारी राज्य की अवधारणा ये राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत देखी जाती है, यानी कि DPSP में आती है। अच्छा, DPSP कौन से भाग में लिखे गए हैं? दोस्तों, भाग 4 में लिखे गए हैं। आर्टिकल 36 से 51 तक में DPSP का उल्लेख है। और इनका उद्देश्य लोगों को इकोनॉमिक डेमोक्रेसी उपलब्ध भी कराना, सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, ये कल्याणकारी राज्य की बात भी करते हैं। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। और DPSP हमने कहाँ से लिए? दोस्तों, आयरलैंड से हमने DPSP का कॉन्सेप्ट लिया है, याद रखिएगा। आयरलैंड से लिया गया है DPSP का कॉन्सेप्ट। क्लियर दोस्तों। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता दूं, यहाँ पे लिखा गया आपका मूल अधिकार। हमारे संविधान में कितने मूल अधिकार हैं आज के समय? अभी 7 थे, अब 6 हैं। ठीक है, मूल अधिकार कौन से भाग में आते हैं? आपके भाग 3 में आते हैं मूल अधिकार। ठीक है, अनुच्छेद 12 से 35 में इनका उल्लेख है। आर्टिकल 12 से 35, याद रखिएगा। मूल कर्तव्य दोस्तों, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय लिखा गया है। दोस्तों, भारत में एकात्मक जो न्याय व्यवस्था है, और सर्वोच्च न्यायालय जो है भारत का, वो 28 जनवरी 1950 को बना था। 28 जनवरी 1950 को आर्टिकल 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई है। सुप्रीम कोर्ट का जज 65 साल में रिटायर होता है और इसमें जो जजों की संख्या वो 33 होती है, याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों। चलिए, अगला क्वेश्चन है,
ये महाजनपद है, उनकी राजधानी के साथ में मिलान करना है। ठीक है दोस्तों, तो देख लेते हैं कौन सा इसमें पूछा गया है। अच्छा, सही सुमेलित नहीं है, ऐसा पूछा है, सही सुमेलित नहीं है, तो कौन सा नहीं है दोस्तों? अंग, अंग की कुशावती थी, चंपा है। चेदी वंश की, अंग की चंपा है, सही है। अंग की राजधानी चंपा थी, ये तो सही है। चेदी वंश की कुशावती, ये गलत है। मगध की गिरिवंश थी, ये भी सही है। सूरसेन की राजधानी मथुरा थी, ये सही है। बाकी चेदी वंश की कुशावती नहीं थी, ये गलत है आपका। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आपका वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? दोस्तों वनस्पति विज्ञान का जनक कहा गया थियोफ्रेस्टस को। यहाँ ऑप्शन डी लिखा हुआ है, मैं लिख देता हूँ, थियोफ्रेस्टस। वनस्पति विज्ञान का जनक थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। ठीक है, वनस्पति विज्ञान का जनक थियोफ्रेस्टस। क्लियर दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, देखो वनस्पति की हम बात करते हैं ना, कभी क्वेश्चन आए कि बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर है? बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर है? तो बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया ये आपकी कलकत्ता में है। बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया कलकत्ता, ठीक है, बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया कलकत्ता में। क्लियर दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन संख्या 12, क्वेश्चन संख्या 12 क्या कहा गया? अपशिष्ट अधिकार जिनका उल्लेख संघ सूची, राज्य सूची व संवर्ती सूची में नहीं है, किसके अधीन होते हैं? दोस्तों ये जो है ना अपशिष्ट सूची, ये राज्यसभा लोकसभा दोनों के अधीन होते हैं, या हम कह सकते हैं कि ये प्रधानमंत्री के अधीन होते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या आपको पता है कि अपशिष्ट अधिकार जो है ये कहाँ से लिए गए हैं? दोस्तों अवशिष्ट अधिकार की अवधारणा हमने कनाडा से ली है। ठीक है, कनाडा से ली है, ये भी आप याद रखिएगा। क्लियर दोस्तों? दोस्तों चलो एक क्वेश्चन बताता हूँ आपको। अगर आपसे पूछे कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? 80, और उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की कितनी सीटें? 31। लोकसभा 80 और राज्यसभा 31। नेक्स्ट है आपका, किसी भारतीय राज्य के राज्यपाल से संबंधित कथनों पर कौन सा सत्य नहीं है? तो हमें विचार करना है कौन सा सही नहीं है। देखते हैं, पहला कथन, वह भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त हो सकता है, बिल्कुल सही है, राष्ट्रपति ही नियुक्ति करेगा। दूसरा आपका, वह एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, ये भी सही है। वह 5 वर्षों तक पद पर रहता है, हाँ ये भी मान सकते हैं, लेकिन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। देखते हैं आगे, यदि संबंधित राज्य की व्यवस्थापिका उसे पद से हटाए जाने का प्रस्ताव स्वीकार करती है तो वह पदावधि के पूर्व भी पदमुक्त किया जा सकता है। तो दोस्तों यही आपका गलत है। ठीक है, क्योंकि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत जो होता है वो राज्यपाल कार्य करता है, तो इसके लिए ये ऑप्शन डी इसमें गलत हो जाएगा। ठीक है दोस्तों क्वेश्चन आए कि राज्यपाल बनने की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट वन की चलते हैं। इबादत खाने का निर्माण किसने करवाया था? इबादत खाना मतलब हॉल ऑफ प्रे, हॉल ऑफ प्रे मतलब अकबर। अकबर ने फतेहपुर सीकरी में इबादत खाने का निर्माण करवाया था, याद रखिएगा। दोस्तों क्या आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में जो फतेहपुर सीकरी शहर है, नगर है, वो किसने बसाया था? अकबर ने। फतेहपुर सीकरी शहर की स्थापना अकबर ने की थी, याद रखिएगा। और अकबर ने एक चीज़ याद रखना, अकबर ने 1582 में दीन ए इलाही धर्म भी चलाया था। दीन ए इलाही धर्म का संस्थापक कौन है? अकबर। और एक चीज़ याद रखना, दीन ए इलाही धर्म को मानने वाला एकमात्र हिंदू बीरबल है, और बीरबल का जन्म उत्तर प्रदेश के जालौन में हुआ था। ठीक है, बीरबल का जन्म कहाँ पे हुआ? जालौन में हुआ है, ये भी आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। नेक्स्ट, भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण कहाँ हुआ था? दोस्तों भारत में प्रथम रेल लाइन मुंबई से ठाणे के बीच बिछाई गई थी, सही जवाब आपका ऑप्शन बी। और भारत की पहली रेल 16 अप्रैल 1853 को चली थी, जो पैसेंजर ट्रेन थी। 16 अप्रैल 1853 मुंबई से ठाणे के बीच 34 किलोमीटर रन की थी, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों क्या आपको पता है कि भारत में रेलवे का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण 1950 में किया गया। और भारत में रेल बोर्ड कहाँ पर है? दोस्तों भारत में रेल बोर्ड का मुख्यालय जो है वो नई दिल्ली में है, और भारत का रेल बोर्ड 1905 में बना था। क्या आपको पता है कि भारत में रेल संग्रहालय भी है? दिल्ली में। भारत का रेल संग्रहालय कहाँ पर है? दिल्ली में है, ये भी आप याद रखिएगा, रेल संग्रहालय दिल्ली। और अभी भारत में सबसे तेज चलने वाली ट्रेन कौन सी है? वंदे भारत। नेक्स्ट वन क्यों चलते हैं। नेक्स्ट आपका, बोकारो स्टील प्लांट कहाँ पर है? दोस्तों बोकारो स्टील प्लांट हमें मिलाना है, और पहले देखते हैं भिलाई छत्तीसगढ़ में होता है। इंटीग्रेटेड कोच फैक्ट्री ये चेन्नई में है आपकी। उसके बाद में आपका बोकारो स्टील प्लांट ये झारखंड में है आपका। नीचे कौन सा बसता है? डीजल लोकोमोटिव्स, तो डीजल लोकोमोटिव जो है ये आपका उत्तर प्रदेश में है, वाराणसी में। ठीक है, तो इंटीग्रेटेड कोच फैक्ट्री तमिलनाडु, बोकारो झारखंड, भिलाई छत्तीसगढ़। ठीक है दोस्तों, बाकी सारे मिल जाते हैं। नेक्स्ट की ओर चलते हैं। क्वेश्चन संख्या है आपका 16, 17 की ओर चलते हैं।
क्वेश्चन संख्या 17 क्या कहा गया है, सवाना घास का मैदान कहाँ मिलता है। दोस्तों सवाना घास के मैदान जो मिलते हैं वो आपके अफ्रीका महाद्वीप में मिलते हैं, अफ्रीका में मिलते हैं, ठीक है। और ये उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है। ऑस्ट्रेलिया में जो घास के मैदान मिलते हैं उन्हें डाउन्स कहा जाता है। और ये कैसे होते हैं डाउन्स घास के मैदान, ये शीतोष्ण होते हैं। यूरोप में घास के मैदानों को क्या कहा जाता है, तो यूरोप में बोलते हैं हम प्रेरी नहीं, यूरोप में जैसे आपके स्टेपी होते हैं, आपके यूरेशिया वाले पार्ट में स्टेपी घास के मैदान, ठीक है। और उत्तरी अमेरिका में प्रेरी, उत्तरी अमेरिका के घास के मैदानों को प्रेरी कहा जाता है, ठीक है। दोस्तों भारत में ना एक बड़े यूनिक घास के मैदान मिलते हैं जिनको बोलते हैं फुमड़ी। क्या आपको पता है कि फुमड़ी घास के मैदान कहाँ मिलते हैं, तो फुमड़ी घास के मैदान मिलेंगे मणिपुर की लोकटक झील पर। याद रखना, बहुत आता है एग्जाम में, तैरते हुए घास के मैदान होते हैं ये फुमड़ी के मैदान मणिपुर में। नेक्स्ट आपका विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है। दोस्तों सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला लगभग 7000 किलोमीटर मानी जाती है और ये आपकी एंडीज पर्वत श्रृंखला है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में है एंडीज पर्वत श्रृंखला, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, याद रखिएगा, ठीक है। दोस्तों हिमालय की लंबाई कितनी है, 2400 किलोमीटर, हिमालय की लंबाई 2400 किलोमीटर है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस संशोधन के द्वारा मतदान की आयु घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। पहले 21 वर्ष होती थी, अब इसको मतलब हमने घटा के 18 वर्ष कर दिया। तो 61वां संविधान संशोधन के द्वारा, 61वें संविधान संशोधन के द्वारा मतदान की आयु घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। दोस्तों क्या आपको पता है कि हमारे संविधान में जो संविधान संशोधन का प्रावधान है वो कौन से आर्टिकल में है, आर्टिकल 368 के तहत संविधान संशोधन किया जाता है। भाग 20 में इसकी प्रक्रिया लिखी गई है और ये दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है, यानी कि भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया की अवधारणा दक्षिण अफ्रीका से ली गई है, ठीक है। दोस्तों क्या आपको पता है कि मतदान जो होता है यानी वोट करने का अधिकार आपका संवैधानिक अधिकार है, तो वोट देने का अधिकार ये संवैधानिक अधिकार है। आर्टिकल 326 में इस बात को लिखा गया है। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज से कहा जाता है, तो मतदान करने का अधिकार एक संवैधानिक अधिकार है, आप याद रखिएगा, ठीक है। दोस्तों चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दिन और रात किसके कारण होते हैं। दोस्तों पृथ्वी पर जो दिन रात होते हैं ना वो पृथ्वी के घूर्णन के कारण होते हैं। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है, ठीक है। दोस्तों क्या आपको पता है कि विश्व पृथ्वी दिवस कब होता है, 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस होता है, 22 अप्रैल विश्व पृथ्वी दिवस, क्लियर। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं दोस्तों, देखो पृथ्वी की त्रिज्या बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछता है, 6371 किलोमीटर पृथ्वी की त्रिज्या है, 6371 किलोमीटर। और पृथ्वी का आकार कैसे मानते हैं, पृथ्वी का आकार है जियोइड, पृथ्वी का आकार को जियोइड, और आपको जियोइड को ही टिक करना है, ऐसे ऑप्शन मिलेगा जियोइड, इधर नहीं दिख रहा हो तो यहाँ लिख देता हूँ जियोइड, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। मृग मरीचिका किसके कारण बनती है। दोस्तों मृग मरीचिका जो बनती है ना वो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण बनती है, सही जवाब होगा आपका ऑप्शन डी, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण मरीचिका बनती है, ठीक है। दोस्तों याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, क्लियर। चलिए अच्छा, ध्रुवण क्या होता है। ध्रुवण का मतलब होता है चमक। आपने समुद्र के किनारे सीपी की चमक देखी होगी, जो समुद्र के किनारे पड़ी हुई सीपी चमकती है वो ध्रुवण के कारण चमकती है, याद रखिएगा। डेंगू बुखार से मानव शरीर में किसकी कमी होती है। दोस्तों डेंगू बुखार से क्या होगा कि मानव की जो प्लेटलेट्स होती है ना उसकी कमी हो जाती है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अच्छा डेंगू कौन से मच्छर से फैलता है, एडीज इजिप्टी मादा होती है, एडीज इजिप्टी मच्छर के द्वारा डेंगू फैलता है, याद रखिएगा, एडीज इजिप्टी। और डेंगू बुखार को हड्डी तोड़ने वाला बुखार भी कहा जाता है, ब्रिक बॉर्न फीवर भी कहा जाता है, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे एक मैं आपको चीज़ बता दूं, देखो आपने ब्लड में आरबीसी अनुपात डब्ल्यूबीसी अनुपात प्लेटलेट्स, यहाँ पे मैंने पी बना दिया प्लेटलेट्स का, इनका अनुपात पूछेगा तो आप याद रखिएगा आरबीसी 600 अनुपात डब्ल्यूबीसी 1 अनुपात 40। तो ये रेशियो आपको याद रखना है, आरबीसी डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स का अनुपात कितना होता है, 600 अनुपात 1 अनुपात 40, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे लिखा गया हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है, हीमोग्लोबिन में आयरन होता है, ठीक है, आयरन होता है। शर्करा आप जानते हैं शुगर। जल एक चीज़ याद रखना, जल पीने से, जैसे कभी क्वेश्चन आए कि 1 लीटर पानी पीने से कितनी ऊर्जा मिलती है, कितनी कैलोरी मिलती है, 0 कैलोरी। पानी पीने से हमें कोई भी कैलोरी नहीं मिलती, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, मिट्टी के घड़े में निम्नलिखित में किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है। दोस्तों मिट्टी के घड़े में जो जल ठंडा रहता है इसका एक कारण क्या है, वाष्पीकरण होता है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के कौन से जनपद में है, तो सही जवाब है मेरठ में। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय मेरठ में है। और मेरठ में ना आपको 2 मेले याद रखने हैं, एक नौचंदी का मेला उत्तर प्रदेश के कौन से जिले में लगता है, तो मेरठ में, और एक सरधना का मेला,
सरधना में चर्च भी है, तो सरधना का मेला भी लगता है आपका, और बहुत फेमस मेले हैं यूपी के दोनों। ठीक है दोस्तों। अच्छा, मेरठ में एक चीज़ आप याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद खेल के सामान के लिए प्रसिद्ध है? तो मेरठ खेल के सामान के लिए प्रसिद्ध है, खेल का सामान यहाँ मिलता है। और मेरठ में एक चीज़ आप और याद रखना, उत्तर प्रदेश का पहला खेल विश्वविद्यालय बनना है ध्यानचंद के नाम पर, मेरठ में ही बनना है ये भी आपका। ठीक है, याद रखेंगे। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ और बताऊं, जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश में जो दलहन अनुसंधान केंद्र है वो कहाँ पर है? तो उत्तर प्रदेश का दलहन अनुसंधान केंद्र कानपुर में है, साथ साथ चीनी अनुसंधान केंद्र भी कानपुर में है। और उत्तर प्रदेश में चारागाह अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? ये आपका झांसी में है। ठीक है, याद रखिएगा। क्लियर दोस्तों। कितने ज़िले हैं यूपी में? 75 ज़िले हैं, और 75 ज़िलों को हमने कितने संभाग में बांटा है? संभाग कितने? मंडल, 18 मंडल हैं, तो 18 संभाग में 75 ज़िले बटे हुए हैं, याद रखिएगा। नगर निगम कितने हैं? 17 हैं। ठीक है, विधानसभा की सीटें कितनी हैं? 403 है। विधान परिषद की सीटें कितनी हैं? 100 हैं। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका उत्तर प्रदेश का अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या है? सही जवाब आपका ऑप्शन बी, सारस। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी सारस होता है, याद रखिएगा। दोस्तों, क्या आपको पता है कि पक्षियों के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? 4। पक्षियों के हृदय में 4 चैम्बर होते हैं। और ऑर्निथोलॉजी क्या होता है? पक्षियों का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी होता है, पक्षियों का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका, किस फसल का उत्तर प्रदेश भारत में सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है? याद रखना, कौन सी फसल है जो उत्तर प्रदेश लीडिंग प्रोड्यूसर के रूप में नहीं जाना जाता? चावल। चावल उत्तर प्रदेश जो है ये कम होता है। ठीक है, याद रखिएगा। आलू, गन्ना, गेहूं, इन सब के मामले उत्तर प्रदेश अग्रणी राज्य है। अच्छा दोस्तों, क्या आपको पता है कि भारत में राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो जवाब होगा कटक में। राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र उड़ीसा के शहर में है, जो कटक शहर है। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। चावल खरीफ की फसल है। और एक चीज़ और बता दूं, यूपी का एक चावल भी है सर, उस चावल का नाम है आदम चीनी चावल। तो कभी क्वेश्चन आए कि उत्तर प्रदेश में जो आदम चीनी चावल होता है ये कौन से ज़िले में होता है, और इसको जीआई टैग मिला सर अभी, तो ये चंदौली जनपद का है। चंदौली जनपद का चावल है आदम चीनी चावल, और इसको मिल गया जीआई टैग, याद रखिएगा। दोस्तों, यहाँ लिखा गया गन्ना। उत्तर प्रदेश की नकदी फसल कौन सी है? गन्ना। उत्तर प्रदेश की कैश क्रॉप मानी जाती है गन्ना, और ये तराई क्षेत्र की बहुत फेमस फसल है। उत्तर प्रदेश में जो भावर का दक्षिणी क्षेत्र है, भावर से नीचे का क्षेत्र जिसको तराई क्षेत्र बोलते हैं, तो तराई क्षेत्र की प्रसिद्ध फसल है आपकी गन्ना, याद रखना। और यूपी जो है वो चीनी के उत्पादन में अब नंबर 1 राज्य है। चीनी सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? अब भारत में यूपी में होती है, अभी महाराष्ट्र था, लेकिन चीनी के मामले में अब पहले स्थान पर है, लेकिन दूध के मामले में दूसरे स्थान पर। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के किस जिले की साक्षरता दर सर्वाधिक है? तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक साक्षरता दर गाजियाबाद की है, इन ऑप्शन के अनुसार गाजियाबाद, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। अच्छा, कभी क्वेश्चन आए कि जो उत्तर प्रदेश है इसका एरिया कितना है? 240,928 वर्ग किलोमीटर, 240,928 वर्ग किलोमीटर, और ये संपूर्ण भारत का 7.33% है। ठीक है, भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार कहाँ पाए जाते हैं? दोस्तों, भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार जो झारखंड में मिलते हैं। ठीक है, झारखंड में तो जगह भी है, झरिया। झरिया जो है कोयले की खदान है, ये झारखंड में प्रसिद्ध है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि झारखंड जो है वो 15 नवंबर सन 2000 को बना था? 15 नवंबर सन 2000 को बिहार से कटकर अलग हुआ। ठीक है, और एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ, झारखंड में एकमात्र टाइगर रिजर्व कौन सा है? पलामू। पलामू टाइगर रिजर्व झारखंड का है, और झारखंड का एकमात्र नेशनल पार्क बेतला नेशनल पार्क है, बेतला। ठीक है, झारखंड का एक डांस याद है, डुमकच। डुमकच डांस कहाँ किया जाता है? झारखंड का डांस है डुमकच, याद रखिएगा। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला कहाँ पर है? तो इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला जो आपको देखने को मिलेगी वो मिलेगी लखनऊ में, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, लखनऊ। ठीक है दोस्तों, क्या आपको पता है कि इंदिरा गांधी की आत्मकथा का नाम माई ट्रूथ है? इंदिरा गांधी की आत्मकथा का नाम क्या है? माई ट्रूथ, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, यहाँ पे लिखा गया मथुरा। उत्तर प्रदेश में बकरी अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो बकरी अनुसंधान केंद्र ये मखदुम मथुरा में है, याद रखिएगा, बकरी अनुसंधान केंद्र मथुरा में है। ठीक है दोस्तों, इलाहाबाद लिखा गया है। एक दिन के लिए भारत की राजधानी बनने वाला शहर कौन सा था? इलाहाबाद। तो इलाहाबाद वो शहर है जो एक दिन के लिए भारत की राजधानी बना था 1858 में, याद रखना। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध नैमिषारण्य तीर्थ ये कहाँ पर है? तो दोस्तों, नैमिषारण्य का मेला सीतापुर में लगता है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, ऑप्शन सी। दोस्तों, क्या आपको पता है कि अकबर का जो राजस्व मंत्री था, अकबर का जो वित्त मंत्री है टोडरमल, टोडरमल का जन्म कहाँ हुआ था? सीतापुर में, सीतापुर में जन्म हुआ था।
उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक एससी आबादी वाला जनपद कौन सा है? सीतापुर है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों। दोस्तों यहाँ पे लिखा गया जबलपुर, ये मध्य प्रदेश का शहर है और जबलपुर में नर्मदा नदी बहती है। ठीक है। उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे है, क्षिप्रा नदी के किनारे है और यहाँ पे कुंभ का मेला लगता है। मथुरा यमुना नदी के किनारे है और उत्तर प्रदेश में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? मथुरा में होती है सबसे कम वर्षा। ठीक है। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? दोस्तों उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर, इसका सही जवाब बनेगा आपका ऑप्शन डी, शारदा नहर। शारदा नहर उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। चलो एक क्वेश्चन बताइएगा, उत्तर प्रदेश में एक बांध है माता टीला बांध, माता टीला बांध, और माता टीला बांध कौन सी नदी पर कौन से जिले में है? कमेंट में लिख के बताइएगा। नेक्स्ट है, हंटर कमीशन की रिपोर्ट किससे संबंधित है? दोस्तों हंटर कमीशन जो आया था ना, ये प्राथमिक शिक्षा के लिए है, तो सही जवाब आपका ऑप्शन सी, प्राथमिक शिक्षा के लिए हंटर कमीशन। ठीक है दोस्तों, अभी ना उत्तर प्रदेश का एक ऑपरेशन आपके एग्जाम में आ सकता है, वीडियो जैसे एग्जाम में। ऑपरेशन कायाकल्प किससे संबंधित है? ऑपरेशन कायाकल्प, ऑपरेशन कायाकल्प ये चल रहा है यूपी में, तो आप याद रखना ऑपरेशन कायाकल्प का मतलब क्या है कि उत्तर प्रदेश में जो प्राथमिक विद्यालय हैं इनका जीर्णोद्धार किया जा रहा है, इनको आधुनिक बनाया जा रहा है। कैसे? इनकी बिल्डिंग, इनमें बच्चों के बैठने की व्यवस्था, पेयजल की व्यवस्था, वॉशरूम वगैरह की व्यवस्था। तो ऑपरेशन कायाकल्प का मतलब है कि विद्यालयों की जो बिल्डिंग है उसको हम आधुनिक ढंग से विकसित करें। ऑपरेशन कायाकल्प याद रखना, बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्या आपको पता है शिक्षा किस सूची का विषय है? समवर्ती सूची का विषय है। ठीक है, समवर्ती सूची का विषय। अच्छा, भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, इनका नाम याद रखना, अभी क्वेश्चन बनता है इनसे। तो भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे आज़ाद भारत में। ठीक है, और इनका जन्मदिन 11 नवंबर को होता है और 11 नवंबर को हम राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। कुचिपुड़ी नृत्य शैली किस राज्य से उत्पन्न हुई है? दोस्तों कुचिपुड़ी नृत्य शैली ये आंध्र प्रदेश से उत्पन्न हुई है। एक्चुअल में आंध्र प्रदेश का एक गांव है कुचिपुड़ी, उस वहाँ से इस नृत्य की उत्पत्ति मानी जाती है। ठीक है दोस्तों। दोस्तों केरल में देखो, किसी भी डांस में यदि कली शब्द दिखाई दे, कली वाले जितने भी डांस हैं वो केरल के होते हैं। कथकली, पुलिकली, कोलकली, मरगम कली, कैकोटिट कली, परिचा कली, कली वाले जितने भी डांस हैं केरल के होते हैं। ठीक है। केरल में मोहिनी अट्टम भी किया जाता है, याद रखिएगा। उड़ीसा में, उड़ीसा का डांस याद है गोटीपुआ, गोटीपुआ कहाँ का डांस है? उड़ीसा का। और एक याद है किसवाड़ी, किसवाड़ी कहाँ का डांस है? उड़ीसा का डांस है किसवाड़ी। ठीक है दोस्तों। दोस्तों यहाँ पे लिखा गया तमिलनाडु, तमिलनाडु का डांस याद है भरतनाट्यम, तमिलनाडु का डांस है भरतनाट्यम। और एक चीज़ और याद रखिएगा, तमिलनाडु में एक डांस होता है कुम्मी, और कुम्मी डांस ये, इसमें संगीत का उपयोग नहीं होता, इसमें ताली बजाकर डांस किया जाता है। ठीक है दोस्तों। तो कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश की नृत्य शैली है। दोस्तों आंध्र प्रदेश का ना एक डांस और याद ना ढिमसा, ढिमसा कहाँ का डांस है? आंध्र प्रदेश का। और एक और याद ना घंटा मर्दाला, घंटा मर्दाला आंध्र प्रदेश का डांस है। ठीक है दोस्तों। वैसे यूपी का भी है, अभी आएगा आगे। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? दोस्तों योग दर्शन जो लिखा ना वो महर्षि पतंजलि ने लिखा है। सही जवाब है आपका ऑप्शन डी, ऑप्शन डी नहीं ऑप्शन सी, सॉरी, पतंजलि, पतंजलि का है। ठीक है। जैमिनी ने क्या लिखा है? जैमिनी ने पूर्व मीमांसा लिखा है, पूर्व मीमांसा, पूर्व मीमांसा जैमिनी के द्वारा लिखा गया है। गौतम ने क्या लिखा है? गौतम ने न्याय दर्शन लिखा है। न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है? गौतम। और ऋषि कपिल ने क्या लिखा है? सांख्य दर्शन, ऋषि कपिल ने सांख्य दर्शन लिखा है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। क्लियर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सागा दावा किस धर्म का त्यौहार है? दोस्तों सागा दावा एक्चुअल में सिक्किम का त्यौहार है, सागा दावा सिक्किम का त्यौहार है। और ये जो होता है सागा दावा, सागा दावा सिक्किम का त्यौहार तो है, लेकिन कौन से धर्म में? बौद्ध धर्म में। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, बौद्ध धर्म का त्यौहार है, सिक्किम में मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, क्या आपको पता है कि बौद्ध लोगों का नया साल क्या होता है? लोसर, बौद्ध लोगों का नया साल लोसर कहलाता है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। पारसियों का नया साल क्या होता है? नवरोज, पारसियों का नया साल नवरोज है, याद रखेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन संख्या 36, क्वेश्चन संख्या 36 क्या कहा गया है? अढ़ाई दिन का झोपड़ा कहाँ पर है? दोस्तों अढ़ाई दिन का झोपड़ा ये अजमेर में है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे लिखा गया आगरा, आगरा शहर की स्थापना 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी के द्वारा की गई थी, सिकंदर लोदी। आगरा जो है ये यमुना नदी के किनारे है, ये भी आप याद रखिएगा। आगरा का एक उत्सव याद रखें, सुलहकुल उत्सव, उत्तर प्रदेश में सुलहकुल उत्सव जो हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है, ये कहाँ मनाया जाता है? आगरा में। क्लियर। और आगरा का एक मेला और याद ना, बटेश्वर मेला,
बटेश्वर मेला आगरा। नेक्स्ट है आपका सूर्य मंदिर कहाँ पर स्थित है। दोस्तों सूर्य मंदिर आपका मोढेरा में भी है, सूर्य मंदिर कोणार्क में भी है। तो यहाँ पे ऑप्शन में कोणार्क लिखा गया है, सही जवाब आपका ऑप्शन डी कोणार्क। कोणार्क का सूर्य मंदिर है, ये आप याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों। और ये उड़ीसा में आता है, कौन से राज्य में, उड़ीसा में। क्लियर। नेक्स्ट, बेलूर मठ कहाँ पर स्थित है। बेलूर मठ कोलकाता में। अच्छा, बेलूर मठ क्यों प्रसिद्ध है। देखो स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो की थी ना, वो बेलूर मठ में की है। तो रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय मान सकते हो बेलूर मठ, कोलकाता में है, याद रखना। 38 का सही जवाब आपका ऑप्शन है। दोस्तों कोलकाता के बारे में एक चीज़ याद रखना कि जो कोलकाता है ना, भारत में जो पहला हाई कोर्ट बना, भारत का पहला हाई कोर्ट कहाँ बना था, कोलकाता में भारत का पहला हाई कोर्ट बना। भारत की पहली मेट्रो जो चली वो भी कोलकाता में चली थी। भारत में पहला मदरसा जो बना वो भी कोलकाता में बना। भारत की पहली जो कॉटन मिल लगी वो भी आपकी कोलकाता में लगी थी। और भारत की पहली जूट मिल भी कहाँ लगी, कोलकाता में लगी। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका वॉलीबॉल की एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं। दोस्तों वॉलीबॉल की एक टीम में खिलाड़ी होते हैं 6। बास्केटबॉल में कितने होते हैं। दोस्तों बास्केटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या होती है 5। ठीक है, और पोलो में कितने होते हैं, पोलो में खिलाड़ियों की संख्या होती है 4। कबड्डी में कितने होते हैं 7। और वाटर पोलो में भी होते हैं 7। हैंडबॉल में भी होते हैं 7, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, जिस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है उसे विटामिन B12 कहा जाता है। कोबाल्ट विटामिन कौन सा, विटामिन B12। और इस विटामिन को साइनोकोबालामिन कहा जाता है। साइनोकोबालामिन, साइनोकोबालामिन किसे कहा गया है, जवाब होगा विटामिन B12 को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। दोस्तों क्या आपको पता है कि विटामिन शब्द किसने दिया था, फंक ने दिया है। विटामिन शब्द फंक ने। और बसा में घुलने वाले विटामिन कौन से, कीड़ा, KEDA, ये कीड़ा वर्ड आप याद है, बसा में घुलते हैं। नेक्स्ट है आपका मनुष्य का जो रक्तचाप है वो कितना होता है। दोस्तों मनुष्य का रक्तचाप 120 mm से 80 mm होता है। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर। पेचिस के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ कौन सा है। दोस्तों पेचिस के लिए उत्तरदायी जो होता है वो एंट अमीबा होता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, एंट अमीबा। ठीक है, मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। दोस्तों मानव में गुणसूत्रों की संख्या 23 जोड़ी होती है। मानव में गुणसूत्रों की संख्या 23 जोड़ी यानी कि 46 होती है, क्रोमोसोम होती है। ठीक है, नेक्स्ट आपका मधुमक्खी पालन को क्या कहा जाता है। दोस्तों मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर कहा जाता है। ऑप्शन ए। सेरीकल्चर रेशम कीट पालन होता है, रेशम कीट पालन। पिसीकल्चर मछली के लिए होता है। ठीक है, हॉर्टिकल्चर ये बागवानी के लिए होता है, बागवानी, बागवानी, याद रखिएगा। मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। दोस्तों मृदा अपरदन को कैसे रोक सकते हैं, तो वनारोपण करके। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। ठीक है, नेक्स्ट आपका किस मिट्टी में आयरन एवं सिलिका अधिक पाई जाती है। तो आयरन और सिलिका किस मिट्टी में ज़्यादा देखने को मिलेगी, लेटराइट मिट्टी में। ठीक है, काजू की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी और चाय की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी लेटराइट मिट्टी होती है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। मसालों में प्रयुक्त लौंग पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है। दोस्तों लौंग जो प्राप्त होती है ना वो पुष्पकलिका से प्राप्त होती है, याद रखना। अच्छा, लौंग में कौन सा केमिकल होता है, यूजेबॉल, यूजेबॉल होता है। और यूजेबॉल के कारण लौंग चबाने, जब आप लौंग चबाएंगे तो आपके दांत का दर्द ठीक हो जाता है, याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट है, अच्छा यहाँ पे लिखा गया मसाला। कभी क्वेश्चन आए कि भारत में किस राज्य को मसालों का बगीचा कहा जाता है, तो सबसे ज़्यादा मसाले कहाँ होते हैं, केरल में। केरल को मसालों का बगीचा कहा गया है। वृक्षों की आयु कैसे ज्ञात करेंगे। वृक्षों की आयु ज्ञात करने का है वार्षिक बलों की संख्या के आधार पर। ऑप्शन सी। नेक्स्ट आपका असेंबली लैंग्वेज में प्रयुक्त ट्रांसलेटर प्रोग्राम को क्या कहा जाता है। दोस्तों असेंबली लैंग्वेज में जो ट्रांसलेटर प्रोग्राम है ना, इसको क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे असेंबलर। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट है यूजर डॉक्यूमेंट को जो नाम देता है उसे क्या कहा जाता है। दोस्तों यूजर डॉक्यूमेंट्स को जो नाम देता है उसे फाइल नेम कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। तो दोस्तों ये था वीडियो स्पेशल 50 क्वेश्चनों का मॉक टेस्ट। अगर मॉक टेस्ट अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा। मिलता हूँ आपको अगले मॉक टेस्ट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग ज्ञानपीठ जी के पॉइंट।